मेरे प्यारे बच्चों, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कल पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। करंट का बेसिक बात सब सिखा रहा था कि डायरेक्शन किधर लिया जाएगा। डायरेक्शन रहते हुए भी करंट स्केलर क्वांटिटी है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ करंट बता रहे थे। बेसिक करंट का डायमेंशन ए होगा। वो तो शुरुआत में ही हम लोग 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ रहे थे। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, एम, एल, टी, ए और के। करंट को आई से भी लिखते हैं, लेकिन हम मोस्टली बोलेंगे ए से, और टेम्परेचर को के से। तो अब बोलने और बताने का तरीका है कि ए के, मेरा नाम है आदर्श कुमार, इसलिए हम अपना ए और के उसी को कहते रहते हैं, याद करते रहना। उस बहाने मेरे को भी तुम लोग याद कर लोगे। तो जो भी था, करंट डेंसिटी में करंट डेंसिटी तक पढ़ा दिया था, है ना। बेसिक सवाल, छोटा छोटा सवाल से बनाओगे मेरे बच्चों। I बराबर E/T, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के कारण। T था टाइम पीरियड। I बराबर EV/2πr, और सारा सब फार्मूला सब में लिखाया था। और उसके बाद मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इस तरह की बात सिखाया। मैं बोला कि अपने लोग के होम एप्लियंसेस में, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में, है ना, करंट का ऑर्डर 1 एम्पियर का। और नर्व सिस्टम वाला में तो उसमें मैं बताया क्या चीज़, माइक्रो एम्पियर का बात बोला। और लाइटनिंग के केस में बोला बहुत ज़्यादा करंट होगा, और 10⁴ एम्पियर के ऑर्डर का। इस तरह से चार्ज कैरियर के बारे में बहुत सारा चीज़ सिखाया, है ना। चार्ज कैरियर में मैं बताया मेटालिक कंडक्टर अपने लोग को पढ़ना है, अभी जस्ट पढ़ते चलना है उसी में अभी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिक्विड के केस में बोले, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस साल्ट बोले, और बोले कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट के केस में पॉजिटिव रेडिकल्स और निगेटिव रेडिकल्स, पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस। गैस के केस में बोले नॉन कंडक्टिंग होगा गैस, लेकिन वेरी लो प्रेशर पर एट हाई पोटेंशियल डिफरेंस गैस बिकम्स क्या चीज़, कंडक्टिंग। और उस केस में पॉजिटिव और निगेटिव आयंस बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और क्या चीज़, पॉजिटिव आयंस की बात करेंगे। और फोर्थ में बोला था प्लाज्मा स्टेट भी बोला था, सेमीकंडक्टर भी बोला था। प्लाज्मा स्टेट में भी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। मैं पिछले को रिकैप कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर को रिकैप कर रहा हूँ। सारे बच्चे को इस तरह ही बात सब क्या होनी चाहिए, एकदम दिमाग में रहना चाहिए। ये सब कुछ विशेष केवल हमेशा बोलते रहने से याद रहेगा। करंट का ऑर्डर क्या है, ये वो चार्ज कैरियर क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैं सेमीकंडक्टर में बता रहा था, चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स इज नथिंग, इट इज़ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो जब पढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर तो डिटेल से स्टडी करेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर। और उसके बाद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कल का पिछले लेक्चर का फार्मूला था N0x/d/m लिखाए थे। m एटॉमिक मास के लिए लिखे थे, N0 एवोगाड्रोस नंबर के लिए, x नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, है ना, d डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो ये इस तरह से हम लोग फार्मूला को याद रखें, है ना। मेटालिक कंडक्टर में कॉपर में 10⁻28, है ना, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, है ना, क्या, पर मीटर क्यूब 10⁻28 लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मेटालिक कंडक्टर में। और इंसुलेटर में बहुत नेग्लिजिबल बोला गया था, 9 के बराबर, है ना। सेमीकंडक्टर में बीच की स्थिति बोले थे। तो इस तरह से याद रखना है। कभी कभी ऑर्डर पूछ देता है कि कॉपर या मेटालिक कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का नंबर बताइए। और कंडक्टर में वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हुए, ऑल आर इन मोशन, दे आर इन रैंडम मोशन। केटी जी पढ़े थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें गैस की बात कर रहे थे। और तो उसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गैस बोला जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो गैस की तरह ही बिहेव करेगा, रैंडम मोशन में होगा, लार्ज थर्मल स्पीड होगा, लेकिन उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। हाँ, फिर से हम अगर बैटरी लगाएंगे, आप दिखाते हैं कैसे होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस लगा के। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैं बताया कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं कंडक्टर में। लेकिन यहाँ पर बैटरी लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस बाय एनी मीन्स हम लोग लगा दे कंडक्टर के 2 एंड के बीच में
चाहे अक्रॉस द कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, है ना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा, है ना। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फील्ड के कारण वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा बच्चों। तो हम उस टर्म सबको बताने जा रहे, लेकिन करंट डेंसिटी अपने लोग का लास्ट टॉपिक था पिछले लेक्चर का बच्चों। तो मैं करंट डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो दो सवाल, छोटा एक ही तरह का दोनों सवाल है, केवल इंटीग्रेशन को फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इस बहाने रिवाइज भी कर रहा हूँ और करंट डेंसिटी से रिलेटेड सवाल बताने जा रहा हूँ, दो सवाल। तो करंट डेंसिटी ने सिलिंड्रिकल वायर जो हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला है लंबा, वो सिलिंड्रिकल वायर है ना। हैविंग, कोई जरूरी नहीं कि सिलिंड्रिकल वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही हो, है ना। स्क्वायर वाला भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है वायर रॉड, लेकिन मोस्टली जो वायर लेते हैं हम लोग वो सिलिंड्रिकल, मतलब वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला होगा। जो भी है, करंट डेंसिटी ने सिलिंड्रिकल वायर हैविंग रेडियस आर, वो वायर का रेडियस आर है, वेरीज एज जे इक्वल टू जे नॉट आर बाई आर, है ना। वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर, है ना। इस तरह से हम इसमें निकालना है क्या बच्चों, फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। अब जो भी है इस तरह का क्या है, वायर है सिलिंड्रिकल, रेडियस क्या है मेरा बच्चा, आर है, और करंट डेंसिटी किसी पॉइंट पर था और आर डिस्टेंस पर, एक्स एक्सिस का ये होगा करंट इस तरह, और यही करंट इस पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट, इस सिलिंड्रिकल वायर से कितना करंट पास करेगा वो निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर दे रहा है क्या चीज़, आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। और ये हम छोटा ये सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं जिसका रेडियस आर और थिकनेस क्या चीज़ डी आर। तो ध्यान देना बच्चों, इससे करंट कितना जाएगा वो हम इसके एरिया, करंट डेंसिटी को एरिया से, इस छोटे से एरिया से गुना करें तो इस छोटे से क्रॉस सेक्शन से कितना करंट क्या हो रहा है, जा रहा है। आप इसको करंट पास करने का कल तरीका बता रहे थे, बैटरी लगाइए जाए जो भी, तो बैटरी लगा के हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करते हैं, करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पर हम लोग टोटल करंट का फॉर्मूला पर है, जे डी ए कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री का मामला है, यहाँ सिर्फ जे इंटू डी ए इंटीग्रेशन। अब जे किसका फंक्शन है बच्चों, स्मॉल आर का, जे नॉट आर बाई आर, और डी ए इस छोटे सेक्शन का एरिया क्या होगा भाई, तो 2 पाई आर डी आर। कितना बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में, किस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब में कर चुके हैं इस तरह का चीज़। तो क्या है, 2 पाई आर डी आर लिख दिए और इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। क्यों, आर का फंक्शन है तो 0 से कैपिटल आर तक, 0 से कैपिटल आर। अब तो बन चुका टोटल करंट का फार्मूला, हम लोग कल डिफाइन, पिछले लेक्चर में डिफाइन कर रहे थे, है ना। करंट इज आल्सो गिवन है क्या चीज़, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी बोलते रहना है, टर्म सब अपना याद रहेगा। अब तो कर लोगे, क्या हो गया देखो, जे 2 पाई जे नॉट बाई आर, बाहर कांस्टेंट टर्म सबको बाहर ले लिए, और आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर 0 से कैपिटल आर, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई जे नॉट, है ना। ये अब डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, अब उतना है ना, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन आर क्यू बाई 3, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, आर क्यू बाई 3 होगा, तो 3 आर क्यू, तो आर से एगो आर कटेगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर, तो 2 पाई जे 0 आर स्क्वायर बाई 3, पूरा एरिया ए लिखा जाए तो पाई आर स्क्वायर को ए लिख देंगे, चलेगा वो। तो ये करंट निकल गया। सेम सवाल है, केवल फंक्शन बदल गया करंट डेंसिटी का, क्या चीज़, 1 माइनस आर बाई आर। यहाँ आर छोड़ दिए हैं कि वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर, वही चीज़ है, केवल इंटीग्रेशन आप प्रोसेस बदल दोगे, सारा चीज़ यही रहेगा। आई बराबर क्या, वही सवाल है, केवल फंक्शन करंट डेंसिटी का। आई बराबर
इंटीग्रेशन जे डी ए, जे के जगह बच्चों जे नॉट 1 माइनस आर बाई आर आई इंटू क्या चीज़ डी ए के जगह बच्चों 2 पाई आर डी आर, 2 पाई जे नॉट बाहर और इसको 0 से कैपिटल आर, आर का फंक्शन है, आर का वैल्यू 0 से आर तक, पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास करेगा। तो क्या होगा 2 पाई जे नॉट, 2 पाई बाहर जे नॉट बाहर, अब आर डी आर अंदर में बचेगा, आर डी आर 0 से आर तक, अब फिर 1 बाई आर, आर स्क्वायर डी आर 0 से कैपिटल आर। बस अब सॉल्व करें, अपने से होता चला जाएगा मेरा बच्चा। क्या होगा 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस यहाँ आर क्यू बाई 3 होगा, कैपिटल आर क्यू बाई 3 इसका इवेलुएट करके, एक आर से आर कट गया तो आर स्क्वायर बाई 3, आर स्क्वायर एक आर से कट गया, आर स्क्वायर बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए बच्चों, 6 होगा पाई जे 0 आर स्क्वायर भी कॉमन और 1/6, 1/6 तो 1/6 3 बचेगा, या 2 से 6 काटे तो 3 कर लेंगे, है ना। पाई जे 0 आर स्क्वायर बाई 3, है ना, यही आएगा। कर ले, वो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से 2 छोटा सवाल में करंट डेंसिटी पर ले गया। करंट डेंसिटी आपको आइडिया हो चुका है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज टेकन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये बोलते हैं। इंक्लाइन वाला में मैं बता रहा था ए कॉस थीटा या डी ए कॉस थीटा लेंगे, मैं वो बोला कि खीरा है इस तरह काटेंगे सीधा सीधा तो क्रॉस सेक्शन पूरा क्या होगा, और करंट बैटरी जोड़े हैं कंडक्टर की तरह, वो हम दिखा रहे रॉड, तो और इस तरह से इंक्लाइन कर दे या इस तरह से काट दे, मतलब ये इस तरह से, ये हथेली ऐसे था पहले और करंट ऐसे जा रहा था, अब ऐसे हो गया इस तरह से, तो एरिया ये हो गया और करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो उस केस में हम लोग देखे इंक्लाइन एरिया वाले केस में भी रिजल्ट कल को पिछले लेक्चर में मैं दिखाया था। ये 2 छोटा सवाल मैं बताया आपको। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया, इस तरह का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, जे का फंक्शन जितना जो दिया रहेगा जैसा जैसा वो सब लगाते रहेंगे आपको। तो इस तरह से करंट डेंसिटी को हम यहाँ ठहराव देकर आगे बढ़ते हैं फिर से, है ना। पहले हम आपको ओम्स लॉ की बात थोड़ी थोड़ी बताते हैं, एवरेज, है ना, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेन हम लोग को पढ़ना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करनी। पहले ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस इस सब की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ओम्स लॉ 10th के नीचे भी पढ़ा हुआ है ना। देखो इसको मिटा। तो बच्चों अभी ओम्स लॉ की चर्चा में करने चले जाओ। अपन लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे 11th में, F बराबर ma बोले थे, और पूरे मैकेनिक्स में कितनी बार उसका हम लोग यूज किया, उसके आधार पर और सारा रिजल्ट। उसी तरह हम लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, सेमीकंडक्टर और जितना भी ये सब पढ़ेंगे ना, उसमें सबसे बेसिक होगा ओम्स लॉ, लागू हो या ना लागू हो, लेकिन किसी एक पॉइंट के लिए ओम्स लॉ हम लोग लगाएंगे। V बराबर IR बोलते रहते हैं हम लोग, है ना। V पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर, है ना, गिवन ऑब्जेक्ट, और I इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन ऑब्जेक्ट और क्या गिवन कंडक्टर। तो ओम्स लॉ सबसे बेसिक बात होगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट में भी, और फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर ये सब में। तो V बराबर IR सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, उसी तरह यहाँ पर भी ये बेसिक फार्मूला होगा हमारा V बराबर IR। तो कहता है कि अंडर सेम फिजिकल कंडीशन, जब क्या हो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो, उसके डायमेंशन, उसको स्ट्रेचिंग ये सब नहीं कर रहे हो कंडक्टर को, तो कंडक्टर के थ्रू जो करंट पास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड्स, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, है ना। तो अंडर सेम फिजिकल, व्हेन देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशन,
तो करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो ओम्स लॉ सबसे बेसिक पॉइंट है ना। तो मैं लिख देता हूँ ओम्स लॉ थोड़ा। इफ़ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर लेंथ etc रिमेन्स सेम, दैट इज व्हेन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर लेंथ, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो, तब क्या होगा, देन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर करंट को I से लिखेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से पोटेंशियल डिफरेंस ये सब टर्म ला रहे हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सब एक्सप्लेन करेंगे, समझाएं। लेकिन इतना बात 10th के नीचे भी ओम्स लॉ आप पढ़ के आए हो मेरे बच्चों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट में PD बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, PD पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द गिवन कंडक्टर या कंडक्टर। बोलने को I वैरीज भी बोला गया, लेकिन हम लोग अभी जो लिखाने जा रहे हैं बहू, V वैरीज IR, V वैरीज I और V बराबर IR, वेयर R इज कांस्टेंट फॉर गिवन कंडक्टर, गिवन ऑब्जेक्ट एट गिवन टेम्परेचर, तो यह देखो थोड़ी सी भाषा से कोई मतलब नहीं, V बराबर IR से काम चल जाएगा, है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं लिखा रहा हूँ आपको। इफ़ वी टेक 2 or more identical conductors through which different amount of current is flowing, then a conductor through which larger amount of current is flowing, having larger potential difference across it, that is हम लोग क्या कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मान लीजिए 5 आइडेंटिकल कंडक्टर लिए, एक से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, दूसरे से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो जिससे 5 एम्पियर जा रहा है उसके में लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं और 1 एम्पियर वाला में कम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू का पता लगाते हैं करंट की सहायता से। बात थोड़ा सा बनाए तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, V वैरीज I लिखेंगे। अब मूल हम लोग बोलते हैं I वैरीज भी, मैथमेटिक्स तो यही सिखाता है I वैरीज भी, तो V वैरीज I बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चों यहाँ मैं बोला किस तरह से, सो देख लो। तो क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे दैट इज, यह सबसे बेसिक फार्मूला है, वेयर R is constant for given conductor at given temperature, this constant is called, 9th 10th में पढ़े, 10th में पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, CBSE बोर्ड वाले, BIR बोर्ड वाले, और ICSE वाला से पहले भी पढ़ा होगा 9th में भी, है ना। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यह, है ना। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो
ओम्स लॉ की थोड़ी चर्चा की, V बराबर IR जान गए, और रेजिस्टेंस। अब थोड़ा रेजिस्टेंस पर पहले कंसंट्रेट करते हैं, बेसिक बात एकदम, और तब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबकी बात मैं सिखाता हूँ, है ना। तो देखो रेजिस्टेंस टॉपिक दे देंगे हम लोग, है ना। तो ये चीज़ पढ़ा हुआ है बच्चों। V क्या है? वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या चीज़? करंट। R रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा V/I, वोल्ट पर एम्पियर, और उसी को SI यूनिट हम लोग रेजिस्टेंस का जानते हैं, ओम। तो ओम रेजिस्टेंस की चर्चा करने चले। ओम्स लॉ, वी नो दैट V बराबर क्या चीज़? IR, दैट इज R बराबर V/I। इस तरह दिस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द अपोजिशन, तो डिफिनीशन बता रहे हैं, इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इट, है ना। Resistance of the conductor is the opposition offered by it, opposition offered by the conductor to the flow of electric current through it। ये डिफिनीशन बना दी भाई, करंट फ्लो कर रहा है, उसका अपोज करेगा जो प्रॉपर्टी कंडक्टर का, उसको रेजिस्टेंस कहेंगे, सीधी सी बात है ना। आप क्या करते हो, नदी में पानी बह रहा है और उसका कोर किनारा क्या हो, स्मूथ हो, तो बहुत ही आसानी से पानी का फ्लो होगा, पानी का करंट होगा, है ना। फ्लो ऑफ करंट, वाटर का फ्लो का बात करेंगे तो, और इरेगुलर शेप हो जाए, जिग जगह हो जाए, बीच सब में हम लोग बड़ा बड़ा हिंड्रेंस डाल दे, पत्थर डाल दे, तो वाटर का फ्लो रुक जाएगा, मतलब रुक क्या जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग करंट के फ्लो की बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करेगा, मोशन ऑफ चार्ज का कंडक्शन का अपोज करेगा, वह गुण क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। पढ़ा हुआ है आपको पहले से ही सब, तो रेजिस्टेंस। अब छोटी छोटी बात करते हैं। अभी इसका रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग क्या करें, स्केलर क्वांटिटी होगा, तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या बोला जाएगा बच्चों? ओम बोलेंगे। इसको इस तरह से सिंबल देते हैं बच्चों। और ओम्स लॉ से हम लोग R बराबर V/I, तो ओम बराबर क्या लिखा जाएगा? V के लिए वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, I के लिए एम्पियर, तो ओम बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, बेसिक बात, वोल्ट बराबर एम्पियर इंटू ओम, V बराबर IR। इस तरह से बात करेंगे। स्केलर क्वांटिटी है, ये भी लिख देंगे, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। अभी दम केवल डिफिनीशन ही सब बता रहे हैं, बहुत सारा चीज़ सिखाना है रेजिस्टेंस में ही, है ना। तो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी बच्चों। इट्स डायमेंशन इज, तुमको पता है पोटेंशियल, वोल्ट, वर्क बाय चार्ज, है ना, उसका डायमेंशन है, पोटेंशियल का डायमेंशन mL2T-3 A इनवर्स I इनवर्स A इनवर्स। मैं बोला करंट के लिए हम लोग A लिखेंगे। अब बाई क्या चीज़? करंट A, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया बच्चों? mL2T-3 A-2 रेजिस्टेंस का डायमेंशन। अब इतनी बात समझ रहे हैं, डायमेंशन तक मैं बता दिया, रेजिस्टेंस में लिख दिया, है ना। अब इसी का जस्ट रेसिप्रोकल टर्म होगा कंडक्टेंस, G से लिखेंगे, कोई भी सिंबल दिया जा सकता है लेकिन G से लिख रहे हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस G बराबर 1/R, 1 by resistance, its unit is ohm inverse
महो बोलेंगे और साइमन बोला मेरा बच्चा, साइमन है ना, जॉर्ज साइमन ओम, ओम का नाम था जी, पूरा GS ओम, जॉर्ज साइमन ओम। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का यूनिट उसी के ऑनर में बोला गया है, ओम या ओम इनवर्स, महो या साइमन बोलते हैं, उसी नाम से लाया गया है। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा, इट्स डायमेंशन इज रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा, तो जो प्लस है वो माइनस है, जो माइनस है सो प्लस, तो इट्स m-1 l-2 T3 और a²। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की बेसिक बात दिखाने हैं हम आपको सिर्फ। चले आगे बढ़ते हैं, फिर से और दिखाते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। और ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा ओहमिक कंडक्टर कहेंगे। उसके लिए V और I का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखा रहे। और बच्चों जिस केस में ओम्स लॉ नहीं लागू होगा, V और I का ग्राफ कर्व हो जाए, उसको नॉन ओहमिक कंडक्टर कहेंगे। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे, पुराने दौर का भी थर्मियोनिक, बल्ब, डायोड, ट्रायोड, ये सब जी भी बोलेंगे, या अभी नया दौर का सेमीकंडक्टर, PN जंक्शन डायोड बोले या ट्रांजिस्टर बोलेंगे, जो भी, वो सब क्या होगा, नॉन ओहमिक कंडक्टर होगा। उसका V और I का ग्राफ कर्व ग्राफ आएगा, है ना। नया एक टर्म सब बोलेंगे, थर्मिस्टर, थायरिस्टर। तो इस तरह का जो डिवाइस सब होगा वह नॉन ओहमिक कंडक्टर के कैटेगरी में आएगा। फेलियर ऑफ ओम्स लॉ होगा, वहाँ पर ओम्स लॉ नहीं लागू होगा। तो देखेंगे पहले इस तरह की बात बेसिक, पहले ये आप 9th 10th के स्तर में भी इस तरह की चीज़ पढ़े, डायमेंशन नहीं पढ़े होंगे वो अलग बात है, लेकिन ओम कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस के उल्टा को कंडक्टेंस या इसका डायमेंशन यूनिट आप देख लो, रिवाइज करते रहो। There are two types of conductor on the basis of Ohm's law। बेसिक बात है, पहला ओहमिक कंडक्टर, those conductors which follow Ohm's law are called ohmic conductor। सारा बच्चा, for ohmic conductor ग्राफ ऑफ I वर्सेस V, I बोले करंट वर्सेस V बोले पोटेंशियल डिफरेंस, विल बी ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, इज स्ट्रेट लाइन। एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए एग्जाम्पल होगा मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर ओहमिक कंडक्टर में। उसके लिए ग्राफ क्या होगा बच्चों, है ना, I और V का ग्राफ, और इसका यह tan थीटा स्लोप होगा, तो tan थीटा बराबर क्या बोलोगे, I बाई V, और रेजिस्टेंस बराबर होता है V बाई I, V बराबर IR से रेजिस्टेंस, तो 1/tan थीटा जो होगा वो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस बराबर V बाई I बराबर 1/tan थीटा, कॉट थीटा बोला जाए। इस तरह से बात करते हैं रेजिस्टेंस। यह स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जहाँ बेंड कर गया वो ओम्स लॉ को फेल कर गया, मतलब फेलियर ऑफ ओम्स लॉ होगा, वो फिर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा उस एक तो सर्टेन रेंज तक। बहुत हाई टेम्परेचर पर जाके यह क्या होगा, टेम्परेचर की बात करेंगे, तो अभी टेम्परेचर ये सब वाला बात हम सिखाने जा रहे हैं। तो ये हो गया ओहमिक कंडक्टर। दूसरा क्या होगा बच्चों, नॉन ओहमिक कंडक्टर, दोज कंडक्टर्स व्हिच डू नॉट फॉलो क्या चीज़, ओम्स लॉ, आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर। फॉर नॉन ओहमिक कंडक्टर ग्राफ ऑफ I वर्सेस V बिकम्स क्या चाहिए, इज कर्व, है ना। और एग्जाम्पल में ढेर सारा एग्जाम्पल बोलेंगे, डिवाइस सब जो आगे पढ़ेंगे। पुराने ज़माने में डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब होता था, थर्मियोनिक बल्ब बोलते थे,
तो वो जो बल्ब है सो फिर नया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सब है, पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर होगा, थायरिस्टर, थर्मिस्टर, ये सब मैं लिखा देता हूँ, केवल पॉइंट सब लिखा देता हूँ कि किस में ओम्स लॉ फेल होगा। अलग से एक टॉपिक बताएंगे, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। तो देखो पहले ओमिक कंडक्टर हो गया, अब इसी में हम बना देते हैं दूसरा नॉन ओमिक कंडक्टर, दोज कंडक्टर्स व्हिच डू नॉट फॉलो Ohm's law are called non-ohmic conductor. For non-ohmic conductor, है ना, graph of I versus V will be curved, is not a straight line, is not a straight line, है ना। एग्जाम्पल में ढेर सारा लिखना है, मैं बोलूँ डायोड बल्ब, नाम सब की चर्चा करेंगे हम जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो ट्रायोड बल्ब ये पुराने दौर का है लेकिन सबका जानकारी होनी है। बल्ब पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड भी बोलेंगे, पीएन जंक्शन। ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, सब के बारे में आपको जानकारी कलेक्ट करनी है। थर्मिस्टर भी सब लिखाएंगे हम, आप जस्ट अब थोड़ा आगे इसी टॉपिक में करंट में थर्मिस्टर, थायरिस्टर, ETC बोलेंगे ना। अब उसके लिए ग्राफ क्या होगा मेरा बच्चा, है ना, ध्यान देंगे, ग्राफ चेंज हो जाएगा। ध्यान देंगे मेरा बच्चा, हम जब जंक्शन डायोड ये सब बताएंगे तो उसका ग्राफ इस तरह का होगा, I और V का ग्राफ, है ना, इस तरह नॉन ओमिक कंडक्टर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। फिर इस तरह से हम लोग आगे जब पढ़ाएंगे पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं, जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं, या फॉरवर्ड बाइसिंग, ये बाइसिंग ये सब आगे बैठे आगे क्लास में समझाएंगे हम आपको। और यह इस तरह का ग्राफ होगा, तो यह फेलियर ऑफ ओम्स लॉ को दिखाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर को दिखाएगा मेरा बच्चा। तो और भी एग्जाम्पल होगा, सो अगर ग्राफ V और I के बीच का ग्राफ कर्व हो जाए तो वह नॉन ओमिक कंडक्टर होगा, अगर स्ट्रेट लाइन रहे तो ओमिक कंडक्टर होगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो यह ओम्स लॉ के आधार पर कंडक्टर को दो तरह से कैटेगराइज कर दिया हम लोग। चलिए रेजिस्टेंस की ही बात करते हैं। अब किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करे। R बराबर V/I, लेकिन इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ V और I बोला जाएगा। V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, रेशियो फिक्स्ड रहना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस पर निर्भर करेगा, तो इसके ज्योमेट्री पर, डायमेंशन पर और टेम्परेचर पर मेन बोलेंगे। और दो एक स्पेशल केस बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट भी, और है ना, प्रेजेंस ऑफ लाइट और प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। तो देखो कैसे दिखाते हैं, फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। पहला मटेरियल, दूसरा डायमेंशन बोलेंगे, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस सब पर ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर बोलेंगे, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। थर्ड, ये इम्पॉर्टेंट बात होगी, इम्पॉर्टेंट जो पढ़ते हैं शुरुआत में। थर्ड क्या चीज़, टेम्परेचर। फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ लाइट। एंड फिफ्थ बोले प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस सब की थोड़ी थोड़ी जानकारी लेना है, कुछ कुछ खास मटेरियल में खास गुण होगा।
कि लाइट के प्रेजेंस में रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्शन ज़्यादा होने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होगा, वो सर्टेन मटेरियल के बारे में विस्मत बताते हैं, हम अभी जस्ट लिखाते हैं थोड़ा थोड़ा सब के बारे में। तो सबसे पहले डायमेंशन पर चले। मैं बोला आर बराबर वी बाई है, लेकिन इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई। वी दोगुना होगा तो आई भी दोगुना हो जाएगा, है ना। मेटालिक कंडक्टर के लिए बात कर रहे हो, जनरली हम लोग ओम्स लॉ का जो पालन करेगा उसी की बात करेंगे अभी। तो भी और आई से इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन उसके ज्योमेट्री पर निर्भर करेगा। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, यूनिफॉर्म कंडक्टर है, एल लंबाई का है, और दूसरे केस में 2L लंबाई का, उतना ही बड़ा ले लेंगे। तो एक इंट से दूसरे इंट तक में चार्ज को सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज पहले भी जा रहा था, वो सेकंड केस में तो ज़्यादा समय लगेगा एक इंट से दूसरे इंट पे जाने में। तो करंट का वैल्यू क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो करंट का वैल्यू कम होना मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाना। और दूसरा में क्या है, मान लीजिए इतना क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर का ही है, अब 1 ही मीटर का रहा वायर, और लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दिए तो करंट का अमाउंट डबल हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, फ्लो करेगा। इस सिंपल उदाहरण लो भैया, नैरो क्या है, होल है ना, नाला जिसको बोलते हैं हम लोग, वो पतल एकदम संकीर्ण हो मतलब, तो उससे रेट ऑफ फ्लो, पानी का करंट जो उससे निकलना होगा, बहेगा, वो उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और वहीं पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दे, बढ़ा दे, बचा दे, चौड़ा पाइप दे दे, तो क्या होगा, आराम से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड का फ्लो होगा। तो यहाँ पर करंट के फ्लो की बात करेंगे, चार्ज के फ्लो की बात करेंगे। तो भाई पहले तो हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे, उसी में क्या होगा, मटेरियल पर। हम लोग आयरन का एक कंडक्टर ले रहे हैं, उसी तरह अल्मुनियम का कंडक्टर ले लेंगे, उसी तरह सिल्वर, चांदी का कंडक्टर लेंगे, और सब का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो। क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे हाथ में स्केच है बच्चों, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिलिंड्रिकल रॉड है या कंडक्टर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा बच्चों, तो सर्कुलर होगा, पाई आर स्क्वायर वाली बात अभी करंट डेंसिटी में दिखा रहे थे, है ना। और कुछ इस तरह का जस्ट बुक पुरानी वाली दो, अरे वो बुक दोनों वहाँ, सॉरी बीच में मेरे बच्चा, यह स्पेसिमेन है, टुकड़ा है। अब मान लो यहाँ बैटरी इस और इधर इसके बीच में, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस मच, और यह लेंथ हो जाएगा। और अगर इस तरह से हम बैटरी को जोड़ रहे हैं, इसमें इसके और इसके बीच में, इस फेस और इस फेस के बीच में, तो क्या होगा, यह लेंथ इतना हो जाएगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना होगा, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। तो इस तरह का फिगर सब में देखेंगे, एक ही कंडक्टर है, लेकिन किस फेस के क्रॉस हम लोग बैटरी जोड़ रहे हैं और किधर से किधर करंट जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या देखें, तो हम लिखाने जा रहे हैं बच्चों इसके बारे में, डायमेंशन वाला पहले, है ना। द रेजिस्टेंस आर ऑफ एनी कंडक्टर इज फर्स्ट directly proportional to its length। L लिखे, स्मॉल l भी लिख सकते हैं। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, CS है, ए लिखेंगे बच्चों। तो दैट इज़ क्या, यहाँ से R वैरीज L, यहाँ से R वैरीज 1/A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या हो गया, वी में राइट फ्रॉम 1 and 2 R वैरीज L/A, R बराबर रो इंटू L/A। बड़ी काम का फॉर्मूला मिला बच्चों, 10th में भी इस तरह का बार बार मैं बोलता हूँ, लोग नीचे की क्लास में पढ़ के इसको दूसरे तरीके से यहाँ ड्राइव करके दिखाएंगे इसको कि R वैरीज L, R वैरीज 1/A कहाँ से आया, है ना।
तो थ्योरेटिकल डेरिवेशन अलग से मैं बताता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, जस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ही एक तरह से। तो r बराबर रो इंटू एल बाई ए बोले। अब यह रो जो है सो क्या है, मटेरियल पर निर्भर करने वाला है। अब वो कॉपर का रॉड हो, छोटा बड़ा और जो भी हो, मोटा पतला जो भी हो, लेकिन कॉपर की रेजिस्टिविटी एक सर्टेन टेम्परेचर पर फिक्स्ड होगी, तो वह मटेरियल पर निर्भर करने वाला चीज़ है। तो यह दिखाता है यह रो जो है वो मटेरियल पर निर्भर करेगा। अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। हाँ, एक ही मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर उसका वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन एक टेम्परेचर पर फिक्स्ड होगा। तो सारा एक्सप्लेनेशन आगे में देते, अब इसी में बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे। R बराबर रो इंटू एल बाई ए, वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और उसका दूसरा नाम आप पढ़े हुए हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ, पहले इन सारे चीज़ को हम क्या कर लें, आप एक बार देख लो कि किस फैक्टर पर निर्भर किया, मटेरियल पर, डायमेंशन, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक। अभी हम डायमेंशन और मटेरियल की बात करने चले, या लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायमेंशन से रिलेटेड हो गया, ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर से। और यह रो क्या है, तो मटेरियल किस मटेरियल का है वह कंडक्टर बना हुआ उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह की बातों को देखें, बार बार हम इसका यूज करेंगे बच्चों। R बराबर रो इंटू एल बाई ए, वेयर रो इज कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल, गिवन मटेरियल, गिवन कंडक्टर नहीं बोल रहे हैं, गिवन मटेरियल एट गिवन टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वैल्यू होगा, सबको एस्टेब्लिश करते हैं एट गिवन। जिस तरह मटेरियल में बॉडी में बोलते थे, है ना, कॉपर का छोटा गोला हो, बहुत बड़ा गोला हो, कॉपर का डेंसिटी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मास क्या हो गया, अलग अलग होगा। बड़ा गोला है तो मास ज़्यादा, छोटा गोला है तो मास क्या चिकन। तो उसी तरह यहाँ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस मास की तरह, कंडक्टर अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होगा, लेकिन एक ही मटेरियल का है तो सबकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, समान होगी। तो इस तरह की बात को दिमाग में रखना। Rho is constant for given material at given temperature, which is called resistivity of the material, or a specific resistance of the material। थोड़ी सी बात करें, कोई कंडक्टर ले लिया जाए, इसको बैटरी से जोड़ देंगे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है या लेंथ है, यह है इसका मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या चीज़ रो। तो वही R बराबर रो इंटू एल बाई ए। अगर इफ़ क्या कर दे, L बराबर 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर 1 यूनिट, देन रो बराबर R। तो इस वह कंडक्टर जिसका लेंथ कितना हो, 1 हो, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो, और वह जितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा वही उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी कहलाएगा एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो रेजिस्टिविटी, हम लोग एक यूनिट क्यूब की बात कर लें, है ना, थोड़ा सा भाषा, और सेम चीज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट में पढ़े हुए हो, है ना, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी, उस तरह का टर्म सब वहाँ पर हीट का फ्लो का बात, विस्कोसिटी, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में पढ़े हैं, वहाँ भी रेजिस्टेंस वर्ड का चर्चा किए थे, ओम्स लॉ पर ही लाए थे दोनों केस में, थर्मल रेजिस्टेंस भी, है ना, हीट के फ्लो के केस में भी और लिक्विड के फ्लूइड के फ्लो के केस में भी रेजिस्टेंस की बात किए थे, कंपेयर किए थे ओम्स लॉ से ही। बच्चों थोड़ा सा देखना है, आगे बात करते हैं। अभी मैं बताता हूँ, यूनिट क्यूब बोल रहा था, थोड़ा सा जगह चाहिए, इससे हम लोग लिखे हैं इस तरह की बात। बच्चों एक
यूनिट क्यूब लिया और उस क्यूब का हर साइड क्या ले लिया, 1 ले लिया। यूनिट क्यूब बोले तो साइड 1, उसका दो अपोजिट फेस का एरिया भी क्या होगा, 1 स्क्वायर तो 1, और जो इसका रेजिस्टेंस होगा वही उसका रेजिस्टिविटी कहलाएगा। तो फॉर यूनिट क्यूब साइड L बराबर 1, एरिया फेस एरिया, एक फेस का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे, बैटरी लगाएंगे जिस फेस के, दो फेस के अपोजिट फेस के बीच में, तो दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो जाएगा। साइड 1 है क्यूब, यूनिट क्यूब उसको बोलोगे जिसका प्रत्येक साइड क्या होगा, 1 होगा। तो दो फेस के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो गया, 1, और यह एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो गया, 1 स्क्वायर तो 1। तो क्या होगा फॉर यूनिट क्यूब, L बराबर 1, A बराबर 1, देन रो बराबर R, दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एनी मटेरियल, जिस मटेरियल की बात करें, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस offered by unit cube of that material। बेसिक टर्म हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक डिफिनीशन ये हुआ, एक डिफिनीशन यहाँ से भी वही कि एक इनफॉर्म रॉड ले लिए जिसका लेंथ क्या है, 1 है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये यूनिट, तो उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा वही क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी। अब यूनिट डायमेंशन की बात कर दें, स्केलर क्वांटिटी है, ये सब आप की बात चर्चा कर ले, तो यूनिट की बात कर ले, डायमेंशन की बात कर ले, है ना। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक, जहाँ रेजिस्टिविटी बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों एक ही बात है ना। R बराबर रो इंटू L बाई ए, इसलिए रो बराबर R इंटू A बाई L। यूनिट बोले रेजिस्टेंस के लिए ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, मीटर, 1 मीटर, मीटर कट गया, तो इसलिए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर। डायमेंशन, जिसको रेजिस्टेंस का डायमेंशन आता है उसको L से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह की बात को ध्यान दे दे, डायमेंशन लिख दे यहीं पर हम। बच्चों डायमेंशन क्या होगा, जो रेजिस्टेंस का था उसको लेंथ से क्या कर देना है, मल्टीप्लाइड कर देना। रेजिस्टेंस का मैं बताया था, याद होगा, ML2 T-3 A-2, तो ML2 था और यहाँ मीटर से L से गुना किए तो ML3 T-3 A-2, यह रेजिस्टिविटी हुआ। अब किस किस फैक्टर पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा, वो लेंथ डायमेंशन ऑफ मटेरियल पर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पर निर्भर नहीं करेगा, वो मटेरियल पर निर्भर करेगा। तो मैं इस बात को दिमाग में रखना है। और अभी टेम्परेचर का फंक्शन कैसे होगा मैं एक्सप्लेन करके सारा दिखाता हूँ आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाने के बाद। अभी छोटी छोटी बात सिखा रहे हैं। किसका रेजिस्टिविटी हो गया, और कंडक्टिविटी एक वर्ड लाएंगे, सिग्मा से लिखोगे, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो अभी जो भी टर्म बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी थर्मल वाले केस में,
तो रेसिप्रोकल ऑफ conductivity is called reciprocal of resistivity is called conductivity. That is conductivity सिग्मा बराबर 1/ρ स्केलर क्वांटिटी है. इट्स यूनिट इज ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स और साइमन पर मीटर, एस फॉर साइमन, और महो पर मीटर, इस तरह का. और इट्स डायमेंशन इज बड़ा बेसिक, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो m-1 L-3T3A². इस तरह से बच्चों इस रेजिस्टिविटी वर्ड और कंडक्टिविटी वर्ड को जोड़ें. आगे मैं दिखाता हूँ. V बराबर आई आर जो हम बोले हैं अभी, जस्ट ओम्स लॉ, आपको आइडिया है, याद है, वो मूल फार्मूला है. वो V बराबर आई आर को हम लोग स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलेंगे, है ना, और वह मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोला जाएगा, है ना. अब इसका वेक्टर फॉर्म जब लाएंगे तो वह करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी या और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लाएंगे. तो जस्ट अभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे. अभी बेसिक बात मैं बता दिया रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी सब का, है ना. मैं आपको एक चार्ट लिखाया था जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा रहा था शुरुआत में ही, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का ऑर्डर मेटालिक कंडक्टर के लिए, है ना, इंसुलेटर के लिए और सेमी कंडक्टर के लिए. फिर उसको यहाँ पर इस नोट्स में भी आप अपने से क्या करेंगे, कॉपी करके लिख लेंगे. फिर सेमी कंडक्टर पढ़ाएंगे तो फिर भी लिखाएंगे. तो उस तरह से अब हर जगह फिर एक ही चीज़ को रिपीट करना अच्छी बात है नहीं. वो आप अपने से कंडक्टिविटी हम उसका एक तरह से 2, 8, 5, 6, 11, 19 इस तरह का हम आपको ऑर्डर का वैल्यू याद कराए थे. तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिखा हुआ है मेटालिक कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए. देखेंगे वो हमारे समझ से शुरुआत के ही लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैट्स में सेकंड थर्ड में ही होगा, है ना. तो इस तरह से बात देखें. लेकिन हम अभी जो बताए आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. अभी मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा बेसिक चीज़ फिर से, कि हम लोग वायर को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे. हम कॉपर के वायर को स्ट्रेच करेंगे तो रहेगा कॉपर का ही वायर. कॉपर का वायर रहा, इसका मतलब मटेरियल वही रहा बच्चों. इट मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन रेजिस्टिविटी. लेकिन लेंथ क्या होगा, स्ट्रेचिंग करने से बढ़ जाएगा. एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगा. लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के घटने से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. तो इस तरह की बात को पकड़ेंगे तब होगा. तो कितना टाइम्स रेजिस्टेंस, लेंथ 2 अगर डबल कर देते हैं स्ट्रेच करके तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कैसे दिखाते हैं. लेकिन हम कितनों तार को तीरेंगे, रॉड को इलोंगेट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, क्या होगा बच्चों, उसका वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, है ना. लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. तो ये सिलेंड्रिकल केस में चाहे जो भी सेक्शन वाला, जैसे मैं बुक का उदाहरण दे रहा था, तो उसका रेक्टेंगुलर, है ना, क्रॉस सेक्शन होगा. तो वॉल्यूम बराबर A इंटू L, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, A इंटू L बराबर कांस्टेंट, A1 L1 बराबर A2 L2. इस तरह की बात करेंगे. लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. लेंथ बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन तार पतला हो जाएगा, है ना. और इस तरह इलास्टिसिटी सब में ढेर इसका यूज कर चुके हैं हम लोग, हुक्स लॉ ये सब वाले केसेस में. तो मैं दिखाने चाह रहा हूँ वही कि चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू इलोंगेशन, ड्यू टू स्ट्रेचिंग, कितना परसेंट बढ़ाने से, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस कितना कैसे बढ़ेगा. सो change in resistance due to elongation
और स्ट्रेचिंग। There is no change in resistivity due to elongation of conductor। जनरली वायर रॉड की बात करेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, मटेरियल में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, टेम्परेचर बदलेगा तो बदल जाएगा, है ना, लेकिन देयर इज़ नो चेंज इन रेजिस्टिविटी ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ कंडक्टर, बट रेजिस्टेंस चेंजेस, रेजिस्टेंस बदलेगा बच्चों। हम लोग क्या देखें, फटाफट में करना सीखें। एज आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। मेरा बच्चा यह लिख दे किसके लिए, फॉर ओरिजिनल वायर और कंडक्टर के लिए, फॉर ओरिजिनल वायर और रॉड, कंडक्टिंग वायर कंडक्टिंग रॉड के लिए। अब जब स्ट्रेच करेंगे तो आर डैश बराबर रो इंटू एल डैश बाई ए डैश बोला जाए, फॉर इलोंगेटेड वायर और रॉड, कंडक्टिंग वायर कंडक्टिंग रॉड। यहाँ क्या है, लेंथ के टर्म में लें बच्चों तो इसी को देखो, क्या लिख सकते हो, आर बराबर रो इंटू एल। हम लोग किसके टर्म में ले जाना चाह रहे हैं, लेंथ के टर्म में, कि लेंथ दुगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस कई गुना होगा। 2% से बढ़ाएंगे तो कैसे रेजिस्टेंस कई % से बढ़े, लेकिन लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये वाला बात है याद दिमाग में। आर बराबर रो इंटू एल, ए से ऊपर भी मल्टीप्लाइड कर दी, एल नीचे से हो गया, या इसको छोड़ो, एल से ऊपर नीचे भी एल से। अब क्या हो गया, रो इंटू एल स्क्वायर बाई क्या चीज़, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम रिमेंस क्या चीज़, कांस्टेंट। इलोंगेशन और इस सब केस में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम के लिए यहाँ हम लोग सीधे लिख दे वॉल्यूम, का कि भी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिखे हैं, इसलिए भी नहीं लिख रहे हैं वॉल्यूम। एज वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट दैट इज आर वेरीज क्या होगा, एल स्क्वायर। इसमें कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट तो आर वेरीज एल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग आर डैश के लिए भी लिख सकते थे इसी तरह से, है ना, लेकिन हम लोग इसी से काम कर लिए कि लेंथ के टर्म में आर वेरीज एल स्क्वायर। वेल लेंथ ऑफ वायर और रॉड इज डबल्ड, तो रेजिस्टेंस बिकम्स क्या चीज़, 4 टाइम्स। परसेंटेज की बात कर लेते हैं इसी में, है ना, छोटे परसेंटेज की बात करेंगे तो कैलकुलस की बात करेंगे। आर बराबर क्या लिख देंगे, सी इंटू एल स्क्वायर, वेयर सी इज कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट। यह सी किसके बराबर, रो बाई वॉल्यूम, रो रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम, तो यह कांस्टेंट टर्म हो गया। तो आर इस तरह की बात करेंगे, छोटी सी बात हो गई। अगर हम लोग एरिया के टर्म में ले जाएंगे तो कैसे करते हैं वो दिखाते हैं, पहले इस पर हम लोग हैं। अब क्या है, इफ लेंथ ऑफ वायर और रॉड, कंडक्टिंग वायर कंडक्टिंग रॉड की बात कर रहे हैं, इज इंक्रीज्ड बाई X% और X इज लेस देन इक्वल टू 5 तक पर, है ना, 0.2%, 0.1%, 4%, 5% तक की फार्मूला अभी जो हम निकालने जा रहे हैं वो निकल जाए। तो क्या है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर दें, आर बराबर सी इंटू एल स्क्वायर, है ना। क्या होगा बच्चों, बाद में यह बाद का लेंथ
बाद का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर सी इंटू क्या चीज़, इसी में कैलकुलस की भाषा कर लेते हैं, वो बड़ा परसेंटेज के लिए वो हम वो भी दिखाते हैं। आर बराबर सी इंटू एल स्क्वायर है, आर वेरीज एल स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज़, एल, क्या होगा बच्चों, डी आर बाई डी एल, हाउ मच, सी बाहर आएगा और एल स्क्वायर का, तो डी आर बराबर क्या लिखोगे मेरे बच्चों, 2CL/DL, इक्वेशन नंबर 2। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर है ना, इसको सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दें। पहले इतना समझ रहे हो बच्चों, कैलकुलस छोटे परसेंटेज चेंज के लिए कैलकुलस लगाते हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन वाला बात, वो सब फटाफट हम लोग बोलेंगे। अभी देखो ड्राइव करते हैं तब, पहले तो ये तुम समझ गए इस तरह से जो लिखे हैं है ना, ये बाद में जब वायर को स्ट्रेच कर दिए तब लेंथ बदल गया, एरिया बदल गया है ना। यहाँ था ये, इसके बाद का स्टेप है हमारे बच्चा, आर बराबर क्या लिख दिए, एल से ऊपर भी मल्टीप्लाइड कर दिए, नीचे भी आर बराबर रो इंटू एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम, रो स्ट्रेचिंग से रो में कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, तो आर वेरीज एल स्क्वायर लिखेंगे, आर बराबर सी इंटू एल स्क्वायर लिख दिए अपने मन से, सी इज कांस्टेंट, नहीं तो इसी टर्म में रहने देते। अब दूसरे में इफ लेंथ ऑफ वायर और रॉड इज इंक्रीज्ड बाई x% है ना, बाई स्ट्रेचिंग, तो अब x% से तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज होगा, तो मैं बताने जा रहा हूँ 2x%, हाँ बशर्ते कि x का वैल्यू 5 से क्या हो कम, बड़े परसेंटेज के लिए ये वाला बात लागू नहीं होगा। एरर सब में भी देखे थे, रेडियस 1% से बढ़ेगा तो वॉल्यूम 3% से बढ़ेगा, डायरेक्ट बोलते थे है ना। वर्क एनर्जी पावर में भी मोमेंटम, इस सब का काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन सब देखे थे, वो जो भी है अब यहाँ इसी में हम लोग देखें। यहाँ से पहले हम लोग बच्चों है ना, इस तरह का परसेंटेज वाला 11th में भी बहुत सारा चीज है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरीज आर स्क्वायर, और रेडियस डिस्क का स्फीयर का बढ़ता था, मास रिमेंस कांस्टेंट, तो आई वेरीज आर स्क्वायर वाला जस्ट इसी तरह का रिजल्ट यहाँ पर भी है। क्या होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 क्या होगा, डी आर बाई आर और 2CL बाई CL स्क्वायर, 2CL/DL बाई CL स्क्वायर, क्या बचेगा 2DL बाई L, इसलिए DR बाई R इंटू 100 बराबर 2DL बाई L इंटू 100। सीधा डायरेक्ट सवाल से पूछता है यार कि वायर को लेंथ को 2% से बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का 1% से कंडक्ट उस रॉड का बढ़ जाएगा, तो 4% से डायरेक्ट, ये परसेंटेज वाला बात हो गया। वो तो पहले से इस तरह का हम लोग एरर सब वाले केस में भी, यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर सब में भी पढ़े हुए हैं, और कई जगह हम लोग 11th में भी इसको क्या कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। तो यह डायरेक्ट 0.1% से लेंथ बढ़ाएंगे तो 0.2% से रेजिस्टेंस बढ़ेगा स्ट्रेचिंग करने से। तो इस तरह की चीज़ों को सीखें हम। इसी में आप क्या कर रहे हैं, जैसे क्या देखे हो, एज आर बराबर रो इंटू एल बाई ए है ना, रो इंटू एल ए बाई ए स्क्वायर, एल ए क्या, रो इंटू वॉल्यूम बाई ए स्क्वायर, इट मीन्स आर वेरीज क्या चीज़ 1 बाई ए स्क्वायर। और अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला बात करें तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा, तो इसी को 1 बाई R4 बोलेंगे। R इज़ द रेडियस ऑफ
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेडियस आर है, तो इस तरह से बात करेंगे। तो ये इसमें भी रेडियस के टर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मोस्टली है कि लेंथ वाले केस में अब जब बड़ा परसेंटेज हो भैया तो बड़े परसेंटेज के लिए अलग तरीक़ा से बनाते हैं। मैं वो भी थोड़ा बता दूं कि 40% से रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ेगा तो रटा हुआ है बहुत सारा मोमेंट ऑफ एनर्जी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी वाला में मोमेंटम 40% से बढ़ाते थे, मास रिमेंस कांस्टेंट, और मोमेंटम 40% से बढ़ा देते थे तो काइनेटिक एनर्जी 96% से बढ़ता था। 50% से बढ़ाते थे तो 125% से। जो बच्चे 11th में लिंक हमसे जुड़े थे उसको डायरेक्ट ऐसा बोला जाता है। 100% से तो 300% से बढ़ेगा, और छोटे परसेंटेज के लिए 2% से मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी 4% से। तो उसी तरह का रिजल्ट यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। तो बड़ा परसेंटेज की बात करें तो डायरेक्ट फार्मूला को हम लोग यूज करने का कोशिश करेंगे तो हम लोग बड़े परसेंटेज चेंज x%, x का वैल्यू जो हो, यहाँ तो 5 लिमिटेशन था कि 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम लोग बड़े परसेंटेज के लिए बात करें तो सिंपल बात R1 मान ले, इनिशियल डैश वाले को उड़ा दिए, R1 R2 रो L1 बाई A1, R2 बराबर रो L2 बाई A2। मैं बोला इसमें क्या करें, रो L1 स्क्वायर बाई वॉल्यूम हो जाएगा A1 L1, रो L2 स्क्वायर बाई क्या चीज़ वॉल्यूम हो जाएगा R2 बाई R1 बराबर L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। जस्ट R वेरीज L स्क्वायर दिखाए। तो इसी तरह यहाँ पर भी यह ओरिजिनल के लिए है, यह स्ट्रेच्ड वायर के लिए है। हम ऊपर पर डायरेक्ट बोले जा रहे हैं, इसको डिवाइड कर दिए तो ये मिल गया आपको। और कहता है क्या, एज L2 माइनस L1 बाई L1 इंटू 100 बराबर x इफ़ लेंथ ऑफ वायर इज स्ट्रेच्ड बाई x%। वो लिख नहीं रहे हैं, वो अब हम बोल रहे हैं, सिर्फ आप उससे कंप्लीट अच्छी समझोगे। x का इफ़ लेंथ ऑफ वायर और रॉड इज इंक्रीज्ड बाई x%, इस 5 से कम वाला किसी के लिए भी 40%, 50%, 100% सब के लिए लागू होगा ये फार्मूला। तो क्या हो गया बच्चों, L2 बाई L1 माइनस 1 बराबर x बाई 100, इक्वेशन 1 कर दें, और L2 बाई L1 बराबर 1 प्लस x बाई 100, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 ध्यान दोगे बच्चों, R2 बाई R1 बराबर हाउ मच, L2 बाई L1 का तो 1 प्लस x बाई 100 का क्या चीज़, होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इतना क्लियर है कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा यहाँ स्ट्रेचिंग के केसेस में। तो देखिए कैसे बढ़ता है, क्या होता है। इसका मेटल कर लेंथ x% से बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज होगा वो निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ रहा है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसलिए लेंथ में इंक्रीज तो रेजिस्टेंस में भी इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू स्ट्रेचिंग बाई x%, क्या होगा, R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100, इसको फ्रैक्शन चेंज कहते हैं, 100 से मल्टीप्लाइड कर दिए तो परसेंटेज चेंज बाई ओरिजिनल बोला जाता है। क्या लिखेंगे, R2 बाई R1 माइनस 1 इंटू 100, 1 प्लस x बाई 100, यहाँ R2 बाई R1 का वैल्यू 1 प्लस x बाई 100 का होल स्क्वायर, अब माइनस 1 इंटू 100। यह रेडीमेड फार्मूला कहलाएगा बच्चा। x का वैल्यू 40 रख दो, निकल जाएगा 96%, 50 रख दो है ना 125%, 100% रख दो, डबल कर दो है ना, तो क्या होगा 300% से लंबा है। यहाँ डबल करने के केस में क्या होगा बच्चों बताओ, L2 बराबर 2L1 तो 4 टाइम्स हो जाएगा, लेंथ को दुगुना करोगे रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा स्ट्रेचिंग के केस में। तो यहाँ पर ये सब रेडीमेड आपको अब याद रखने वाला चीज़ हो गया। ये तो बहुत सारा काम का फार्मूला है। यहाँ तो R वेरीज L स्क्वायर था ना, अगर कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के एंड पावर पर निर्भर करता है तो यहाँ n लिखाएगा, रेडियस वाला में
वॉल्यूम और रेडियस में रिलेशन, तो पावर 3 भी वेरीज आर क्यू। तो जब जैसे आप जोड़ते रहोगे हर चैप्टर में, मैं इस तरह का बात आप पहले भी 11th में भी पढ़ाया था, और यह डायरेक्ट फार्मूला है 1 + x/100 होल का पावर 2 - 1 × 100। अगर n वाला रहता पावर तो n लिखते, 1/√, मतलब रूट रहता तो 1/2 लिखते। तो उस तरह से अब कहें फॉर x बराबर 40%, लेंथ को 40% से स्ट्रेच की, तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ये ड्यू टू स्ट्रेचिंग है, ये दिमाग में रखना। 1 + 40/100 होल का पावर 2 - 1 करके देख लो भाई, 0.4 हो जाएगा। 1.4 तो 1.96, 1.4 का होल स्क्वायर इंटू क्या चीज़ 100 इंटू 100, 96% होगा। या पहला एग्जाम्पल फॉर किसके लिए, x बराबर 50%, क्या होगा? यही परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस 1 + x/100 होल का पावर 2 - 1 इंटू 100। ये रेडीमेड फार्मूला है, इसको दम याद रखना है फार्मूला को, उसमें पुट करते रहिए, आंसर आते रहेगा। तो 1 + 50/100 है ना, 0.5 होल स्क्वायर -1 इंटू 100 करके देखो। 1.5 का तो कितना होगा? 2.25 - 1 इंटू 100, 125% होगा। 50% से बढ़ाएंगे तो इसको 100% कर दिया जाए तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1 तो 300% हो जाएगा। और यह तब जब बड़ा x है, x का छोटा हो तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगाएंगे तो 2x% वाली बात होगा। क्या लिखोगे इसी में? इफ़ x/100 मच लेस देन 1 फॉर वेरी स्मॉल परसेंटेज चेंज इन लेंथ, क्या हो जाएगा? बाइनोमियल एक्सपेंशन से चला, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, यह 1 + 2x/100 - 1 इंटू 100 दैट इज़ 2x%, जिसको कैलकुलस तरीका से भी निकाले। ये कहाँ से लाए? तो बाई यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। 1 + x होल का पावर n बराबर 1 + nx इफ़ x मच लेस देन 1, x मच लेस देन 1। तो ये रेजिस्टेंस का स्ट्रेचिंग के मटेरियल में कोई चेंज नहीं हुआ, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा स्ट्रेचिंग के केस में, लेकिन लेंथ बढ़ जाने से रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसे सिंपल केस में तो अलग अलग कंडक्टर हो, मटेरियल सेम है, एरिया सेम है, लेंथ दुगुना है तो रेजिस्टेंस दुगुना होगा, जिसका लेंथ ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस दुगुना। लेकिन एक ही वायर को और रॉड को हम स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ेगा। लेंथ को ट्रिपल कर दिए इलोंगेट करके तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। 4 है तो 16 टाइम्स 4 स्क्वायर, है ना। तो वो चीज़ आप वो ये मूल लिखा हुआ है यहाँ, स्ट्रेचिंग का केस है। तो स्ट्रेचिंग के केस में रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। हमारे बहुत सारे बच्चे 10th के नीचे भी इस तरह का चीज़ सब पढ़े होंगे, और नहीं तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको याद रखना चाहिए। और देखेंगे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है बच्चों, है ना। तो इस तरह से सब पॉइंट याद रहेगा, कहीं भी इसको जोड़ा जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम में रिलेशन सब वाला जगह जोड़ा जा सकता है। अब हम लोग जो फॉर्मूला पर हैं R बराबर रो इंटू L/A, हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आगे पढ़ा देंगे जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये सब पढ़ा लेंगे, तब एक्सप्लेनेशन के साथ कि टेम्परेचर बढ़ने से मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। और सेमीकंडक्टर का घटेगा। क्यों बढ़ेगा क्यों घटेगा यह सिखाना है, और पॉइंट तो याद रहेगा। और उस सब और भी केसेस हम लोग देखेंगे, जैसे प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ लाइट वाला केस सिखाए। 2-2, 4-4 लाइन सारे के बारे में मैं लिखाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग अटक गए हैं किस पर? R बराबर रो इंटू L/A, और उसको स्ट्रेच करके दिखाए। अब डिफरेंट कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना, किस फार्मूला पर बच्चों? तो R बराबर रो इंटू L/A। अगले लेक्चर में उसी पॉइंट पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। R बराबर रो इंटू L/A, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इस सब की बात करेंगे। नया नया टर्म सब सीखना है ना। तो
थोड़ा ही जितना पढ़ा है, सिर्फ आज रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ की बात किए। कंडक्टर ओम्स लॉ के आधार पर दो तरह से बांटे, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर, है ना। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, आगे लिखाएंगे 5 लाइन, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। इन सारी चीज़ों को लिखते चलना है। अब रेजिस्टेंस एक ह्यूमन बॉडी का, है ना, 50,000 ओम बोला जाता है। ड्राई पर्सन का, ड्राई पर्सन मतलब, है ना, वो भीगा हुआ नहीं है। और जब आदमी वेटेड हो जाए, मतलब भीगा हो जाए, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। तो उसका, है ना, 10 किलो ओम, 10,000 ओम बोलते हैं। और अगर साल्टेड वाटर से वो क्या हो जाए, नमकीन पानी से वो स्नान कर ले, भीग जाए, तो उसका रेजिस्टेंस और भी क्या होगा, कम होगा। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो होगा तो अगले लेक्चर में मैं लिखा भी दूंगा। और कंडक्टिविटी हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले में लिखाया था, चार्ट में बताया था। और एक मैं पॉइंट याद कराया था, SC, जाट, G, निप, सिल्वर, कॉपर, है ना, गोल्ड, अल्मुनियम, इस तरह से हम सीक्वेंस बनाए थे। और कहे थे ऊपर वाला का रेजिस्टिविटी सबसे कम, सिल्वर का कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, और नीचे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी के बढ़ने का है और कंडक्टिविटी के घटने का नीचे की। तो वो सब चीज़ अगले लेक्चर में भी मैं कोशिश करूँगा। लेकिन आप खुद भी पिछले इलेक्ट्रोस्टैट्स से रेजिस्टिविटी का ऑर्डर, मेटालिक कंडक्टर के लिए क्या था, कंडक्टिविटी का ऑर्डर, है ना, सेमीकंडक्टर के लिए क्या था, और इंसुलेटर के लिए क्या था। सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में बांटे थे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा कंडक्टर, है ना, जिसमें बहुत 9 के बराबर होगा इंसुलेटर, जिसमें बीच वाली स्थिति होगी तो सेमीकंडक्टर। तो ये सब पढ़ा हुआ है। और सब का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करेगा, उसको ग्राफ बताएंगे। लेकिन आगे के लेक्चर में पहले हम लोग टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टिविटी कैसे बदलेगा, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब बड़ा काम का चीज़ होगा। ओम्स लॉ को ड्राइव करेंगे, थ्योरेटिकल डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ तो एक्सपेरिमेंटल पर हम लोग सीधे दिखाए कि V बराबर IR होगा, है ना। तो इस तरह की बात हो, तो थोड़ा थोड़ा मैं बताने का कोशिश किया, रेजिस्टेंस का चर्चा किया। अगले लेक्चर में और ढेर सारी बातें करनी, समय तो लगेगा ही, पूरा समय लेके साथ चलते आगे बढ़ते चलना है। 10th के नीचे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े होंगे बच्चों, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, यहाँ भी हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। उसमें भी टिपिकल बातें की बात करेंगे। तो अगला लेक्चर सब और इम्पोर्टेंट होगा। यह सब बेसिक था, बेसिक बात ही अभी सिखा रहे हैं। अभी अगले लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेट करेंगे इस फॉर्मूला पर, R बराबर ρ×L/A। बस इस फार्मूला पर बहुत सारे सवाल देखना है। और ट्रांसफ़र ऑफ हीट में भी इस तरह का सवाल हम लोग पढ़े हुए हैं 11th में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। तो वह सारा चीज़ दोनों को मिलाते हुए आगे ले चलेंगे। तो बच्चों घर पर रह के ही आपको पढ़ाई करनी है। अभी तक क्लासरूम वाली पढ़ाई, है ना, कि आप टीचर के पास आके कोचिंग सेंटर पर बैठकर पढ़ेंगे, सो अभी संभव नहीं हो सका है। तो घर पर ही रहेंगे और पढ़ाई करेंगे खूब, ठीक है। आप स्वस्थ रहो, मेरी यही कामना है। और खूब पढ़ो और पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ो, ठीक है। और आपस में दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली मेम्बर के बीच में, है ना, पॉजिटिव बात करते रहें। और पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए आदमी से पढ़ाई लिखाई की बात ज़्यादा करें तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में बच्चों। तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे।